नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आज हमारे साथ पुष्पा जी हैं और हमारे दर्शक सभी जानते हैं कि वो राणा इतिहास के बारे में, खासकर जो तराई का राणा है, राजपूत है, उसको लेकर इतिहास के बारे में बताती रही हैं तथ्यों के साथ। आप आज हमारे साथ फिर एक बार जुड़ गई हैं और जिनसे हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा मैम। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि मैं आपका स्वागत इसलिए कर रही हूँ कि ये जो कुछ विचार बिंदु मेरे पास आते हैं, आप तत्परता से उसको कवर करके जो मेरा उद्देश्य है जन जन तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल, हमारा उद्देश्य ही यही है कि जो भी हमारी अच्छी बातें हैं, जो भी हमारे समाज को एक तरह से गौरव प्रदान करती हैं, जिनसे हमारा मान और सम्मान ऊंचा होता है, उन चीज़ों को हम लेकर आते हैं। और इसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हम गोत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह से सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में यूँ कहूँ कि गोत्र को लेकर एक असमंजस की स्थिति रहती है, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैम, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए गोत्र क्या होता है, क्योंकि कई सारे दर्शक हमारे जुड़े हैं, उनको भी ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर गोत्र होता क्या है। जी, बहुत ज़्यादा अज्ञाता तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जो भी कुछ मुझे मालूम है वो मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस वंश का जो मूल पुरुष होता है, उनके नाम से जो वंश परंपरा चलती है, उसी को वो गोत्र में परिवर्तन कर लेते हैं, वही गोत्री वो कहलाते हैं। खास करके ये जो परंपरा है वो ऋषि मुनियों की परंपरा है। उसी जिस गोत्र के उनके ऋषि मुनियों के वंश में हमने जन्म लिया है, व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसी गोत्र को वो अपना बताते हैं कि हम इस वंश से हैं, भारद्वाज वंश से हैं, कश्यप वंश से हैं, कश्यप गोत्र से हैं, या किसी गौतम गोत्र से हैं, विश्वामित्र गोत्र से हैं। लाइक दैट जो भी मूल पुरुष, आदि पुरुष उनके हैं, उन्हीं के नाम पे ये वंश परंपरा बताई जाती है समाज में। मैम, जिस तरह से हमारे तराई क्षेत्र में जो राजपूत समाज रहता है, खासकर राणा समाज जो रहता है, कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि खासकर अन्य समाज की मैं बात भी कर रहा हूँ, उनको भी ये नहीं पता होता कि हमारा उनका गोत्र कैसा है, क्या है। तो वो असमंजस की स्थिति रहती है। और कई बार जब जो पूजा अनुष्ठान वगैरह होते हैं तो पंडित कई बार संकल्प कराते हैं, तो उस संदर्भ में वो चीज़ आती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, खासकर जो तराई में राजपूत समाज रहता है, उसको आप, वो कौन सा गोत्र है, उनकी गोत्र की पहचान क्या है, उस बारे में थोड़ा हमें बताइए, इतिहास को एक तरह से रिलेट करते हुए। जी जी, मैं थोड़ा सा अध्यात्म में ले जाऊँ आपको। हमारे जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, उन्होंने इस असमंजस को तोड़ते हुए, क्योंकि ये आपने कहा ना कि न कि हमारे राणा समाज में, बल्कि ये जो असमंजस की भावना है ये संपूर्ण अन्य समाज में भी है। कई बार बच्चों को नहीं बताया जाता और वो बगले झांकने लगते हैं कि यार इसमें तो हीन भावना फील हो रही है, हमें तो अपना गोत्र पता नहीं है। तो श्री श्री जी ने बोला कि भाई अगर आपको गोत्र पता नहीं तो आप शिव गोत्र बता दो। शिव गोत्र, सृष्टि की रचना शिव से प्रारंभ हुई है, इसलिए हम शिवलिंग को पूछते हैं। तो ये जो शिव गोत्र है, आप बहुत निश्चिंतता के साथ बता सकते हैं कि हमारे सृष्टि के आदि पुरुष वही हैं। लेकिन हम दूसरे अर्थों में अगर कहें, जैसे मैं बताऊं आपको कि जो मेवाड़ में जो हमारा महाराणा प्रताप का जो मूल शाखा जो आज चली आ रही है, वो उदयपुर के जो गुहलित वंशीय हैं, वो अपना गोत्र बैजबाप बताते हैं। ये ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, जो भी सही या गलत लिखा है ये मैंने लिखा है पृष्ठ संख्या 204 से 205 पर। क्षत्रियों के गोत्र के बारे में जो बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं, उन्होंने उदयपुर राज्य का इतिहास लिखा है, हीराचंद, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। उन्होंने ये लिखा है कि ये जो उदयपुर का जो मेवाड़ी गोहिल वंशी है वो अपना गोत्र बैजबाप बताता है। लेकिन हमारा गोत्र क्या है, हमारा गोत्र क्या है? बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो लोग हैं वो ये समाज के, वो कहते हैं तुमको अपना गोत्र पता नहीं है, राणा कैसे हो? और तो अगर तुम कहते हो हमारा गोत्र कश्यप है या भारद्वाज है, तो उनका तो कोई और गोत्र है, फिर तुम कैसे उनके वंशज हो, कैसे उनके गोत्र के हो? ये क्वेश्चन आता है।
लेकिन मैं यहाँ पर बहुत स्पष्टता, बहुत छोटा सा हम ये वीडियो बनाएंगे, मैं बिल्कुल फोकस कर रही हूँ इस चीज़ पर। मैं बता रही हूँ कि उन्होंने स्वयं लिखा है, मैंने प्रश्न संख्या भी बोल दी है, कोई जाके चेक कर सकता है। तो उन्होंने स्वयं लिखा है, इसलिए मैंने सामने रजिस्टर रखा है जिस पे मैं लिखा करती हूँ, जो जो पॉइंट्स हैं, प्रमाण हैं, वो मैं लिखा करती हूँ। मैंने अपने ये रजिस्टर भी लिखा है जहाँ पर उन्होंने प्रश्न संख्या भी बताई है। उसमें उन्होंने बताया कि यदि क्षत्रियों के गोत्र उनके पुरोहितों और गुरुओं के सूचक ना होकर उनके मूल पुरुषों के सूचक होते, जैसे मैंने अभी बताया, जी जी। तो फिर सबके गोत्र, जैसा कि ये कोई बहुत प्रसिद्ध जो विद्वान हैं, उन्होंने सूर्यत वैद्य जी को कोट करते हुए कहा है कि वो कहते हैं कि नहीं नहीं, इनका मूल पुरुष के नाम से ही इनका गोत्र होता है और पुरोहितों के नाम से इनका गोत्र नहीं होता है। तो वो उसका खंडन करते हुए लिखते हैं कि अगर ऐसा होता तो जितने भी जो सिसोदिया वंशी हैं, जो जितने भी गुहिल वंशी हैं, उनका गोत्र अलग अलग है, जबकि वो उनका मूल पुरुष एक ही है। तो वो गोत्र अलग अलग है उनका। वो कैसे, प्रमाण क्या है उसके कि जो एक एक ये बता रही हूँ कि सती हुई थी वीरांगना, है ना, वो पुष्कर के अष्टोत्तर लिंग वाले मंदिर में, पुष्कर मैं नहीं गई हूँ लेकिन ये प्रमाण मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि पुष्कर में, राजस्थान पुष्कर में अष्टोत्तर सत्य लिंग मंदिर है, उसमें एक सती का स्तंभ खड़ा है। उसमें लिखा है कि ठाकुर कल्हण की स्त्री सती हुई, वो गुहिल वंशी थे, ठीक। उक्त लेख में ये ठाकुर कल्हण की गुहिल वंशीय और गौतम गोत्री लिखा है। जो जो ऊपर जो लेख लिखा है उसमें उनका गोत्र क्या बताया गया है, गौतमी वंश, जबकि जो मेवाड़ के जो गुहिल वंशी हैं उनका गोत्र क्या है, बैजबाप। तो ये दोनों कंट्राडिक्टरी हो गए, उनका गोत्र अलग हो गया, उनका गोत्र अलग हो गया। और ऐसे ही जो दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह जिले, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा ले चलती हूँ इतिहास में, कि हमारे जो सिसोदिया, जो गुहिल वंशी हैं, ये बहुत प्रदेशों में फैले हुए हैं। जैसे हम यहाँ उत्तराखंड में हैं, ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हैं। सब जानते हैं कि शिवाजी महाराज हमारे जो सिसोदिया वंशी थे। सब जानते हैं कि नेपाल के जो शाह वंश था वो सिसोदिया वंश था। सब जानते हैं कि जो दूसरा जिनके वो आनुवंशिक प्रधानमंत्री बनाए गए जंग बहादुर राणा का जो परिवार था वो सिसोदिया वंशी था। तो इन सबके गोत्र अलग अलग हैं। और ऐसे ही जो एक दमोह जिला का, मैंने कहा नहीं, मध्य प्रदेश के दमोह जिले का गुहिल वंशी विजय सिंह का एक शिलालेख मिला है। कोई विजय सिंह जी हैं, उन्होंने उनके द्वारा लिखवाया गया एक शिलालेख है। अभी इसका जो संग्रहण किया गया है वो सुरक्षित है नागपुर के म्यूजियम में, लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। मैंने नहीं देखा, मैं बार बार बोलती हूँ, मैं दावे के साथ इसलिए कह रही हूँ कि बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं और जो कि बिल्कुल सेवा में रहे थे मेवाड़ वंश के, उन्होंने ये बात लिखी है, उन्होंने ये तथ्य प्रस्तुत किए हैं कि उसमें जो नागपुर के शिलालेख में वो जो शिलालेख है विजय सिंह जी का, उसमें उन्होंने विश्वामित्र गोत्र गुहिलित बताया है उनको। तो वो विश्वामित्र गोत्र से, यानी कि एक जो वंश है उनका मूल पुरुष अलग अलग हो सकता है क्या? ये संभव नहीं ना। मूल पुरुष तो एक ही होगा, आदि पुरुष तो एक ही होगा। फिर ये गोत्र अगर आदि पुरुष के नाम से, मूल पुरुष के नाम से गोत्र हैं, तो फिर ये अलग अलग क्यों है? मैं इसी को क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ यहाँ पर। वो ये है कि हमारे जो लोग, जो विस्थापन हुआ, लोग पलायन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं बहुत कट्टर विरोधी हूँ इस चीज़ की। जो विस्थापन हुआ, मैं कहती हूँ, जिन परिस्थितियों के कारण विस्थापन हुआ, या चाहे वो राज्य के विस्तार के लिए हुआ हो, चाहे वो विषम परिस्थितियों की वजह से हुआ हो, जो विस्थापन हुआ पूरे जो भारतवर्ष में हुआ है, उस भारतवर्ष में जगह जगह जो सिसोदिया वंशी, गुहिल वंशी बसे हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, अपने गोत्र को अपने पुरोहितों यानी कि जो ब्राह्मण हैं, जो उनके पूजा पाठ कर्म कांड करवाते हैं, या तो उनको अपना लिया है, जो उनका जो गोत्र था, या फिर उनके द्वारा दिए गए गोत्र को अपना लिया। उनके द्वारा दिए गए गोत्र को मैं इसलिए कह रही हूँ, मैं यहाँ पर ऐड ऑन कर रही हूँ, उन्होंने जो लिखा है हीराचंद ओझा जी ने, उन्होंने यही लिखा है कि उन्होंने अपने पुरोहितों का गोत्र अपना लिया और पुरोहित बदलने पे गोत्र बदल गया।
ये उन्होंने लिखा है। और मैं ये कह रही हूँ कि अब क्योंकि जब हम आए पुरोहित भी बदले, सब कुछ बदला, तो पुरोहितों को सबसे पहले तो हमने पास नहीं आने दिया। ये जो कर्म कांड है, क्योंकि हम गुप्तवास में थे, ये कर्म कांड है, ये हमें कोई नहीं कराता था। मुश्किल से 100 साल पहले भी कहा था, मुश्किल से 100 साल पहले हम संपर्क में आए हैं। जो ब्राह्मण जिनको हमने अपने पास आने दिया, जो हमारे आज हमारे कहने चाहिए कि जो कुल पुरोहित, इनको हमने वंश परंपरागत रूप से वो हमारी पूजा पाठ कर्म कांड करवा रहे हैं। तो उन्होंने पूजा पाठ करते समय जो गोत्र बताया, उस गोत्र को हम आगे लेकर के चले। ये परिवर्तन यहाँ पर आया। वहाँ क्या परिवर्तन था कि अपने पुरोहितों का ही उन्होंने गोत्र मान लिया, लेकिन यहाँ परिवर्तन क्या आया कि जो पुरोहित ने जो नाम दे दिया, उसको हमने अपना गोत्र मान लिया। इसीलिए ये असमंजस की भावना रहती है, और कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हीन भावना फील करवाते हैं कि भाई तुम आदिवासी हो इसीलिए तुम्हारा गोत्र नहीं है। ऐसा है नहीं, राजपूतों का गोत्र बदलता रहा है समय परिस्थिति के अनुसार। ये बिल्कुल प्रमाणों से, अभी मैंने जो प्रमाण दिए, इससे सिद्ध हो चुका है। तो हमारा जो गोत्र है, आप कहते होंगे कि मैं भारद्वाज वंश से हूँ, मैं कश्यप गोत्र से हूँ, या जो भी पंडित जी ने बताया होगा वो गोत्र आप बताते होंगे अपना जो कर्म कांड करवाते समय। तो ये इसलिए जो विभिन्नता जो पाई जा रही है, इसलिए जो हम कहते हैं कि हम मेवाड़ वंशी हैं, या हम राणा जी के, महाराणा प्रताप जी के वंश परंपरा से हैं, तो हमारा गोत्र अलग क्यों हो गया? इस शंका का, या शंका तो नहीं कहना चाहिए, इस शंका का निराकरण मैं नहीं कर रही हूँ, मैं इसका कहना चाहिए कि स्पष्टीकरण दे रही हूँ कि परिस्थितियाँ ये रहीं, कारण ये रहा जिससे कि हमारा जो गोत्र है वो उनसे भिन्न या आपस में भिन्न हो गया है। तो ये जो गोत्र की जो परिभाषा है वो रुस्तम जी यही कुछ है जो बार बार मैं कह रही हूँ कि लोग इसी बात पर पे, और लोग सच में उस समय बड़ी अपने को हीन भावना फील करते हैं कि उससे पहले शायद जब मैंने स्टडी नहीं किया था तो मुझे भी लगता था कि मैं क्या जवाब दूँ इसका, कि मेरा गोत्र ये है तो क्यों है, उनका अलग है तो मेरा क्यों है। तो हम इस तरीके से लाजवाब नहीं, निरुत्तर हो जाया करते थे। तो ये निरुत्तर ना हो, आप जान लें कि ये इसका क्या कारण है और आपका गोत्र क्या है। तो गोत्र जो है समय, परिस्थिति और कालखंड या भौगोलिक दृष्टि से बदलते रहे हैं, जिस तरह से मैम ने बताया है। और राजपूत समाज का जो है, जिस तरह से अलग अलग वो भौगोलिक क्षेत्र में गए और वहाँ के पुरोहित के संपर्क में आए, और उस वजह से भी उनके गोत्र चेंज हुए। तो यही कारण है कि गोत्र जो है उस तरह के बदलाव हुए गोत्र में। और कुछ मैम आप कहना चाहेंगे इस पर? गोत्र के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि बहुत स्पष्टता से कहना चाहूँगी, अपने राणा समाज को मेरा संदेश है कि बिल्कुल अपने जो वो है एक झिझक है उसको दूर करें इसको लेकर के, और बिल्कुल अच्छी तरह से जान लें कि ये वजह है हमारे गोत्र बदलने की, या हमारा गोत्र कुछ और होने की, या हम जिस भी गोत्र में हम हैं तो उसका कारण यही है कि हमारे पंडित जी ने वो गोत्र हमें बताया है। और ये आप बिल्कुल बिना किसी शर्म और झिझक के एक्सेप्ट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपको कोई आदिम या जनजाति वनवासी साबित करे। इसके वजह से, गोत्र की वजह से अगर कोई सिद्ध करता है तो ये निराधार है। तो ये निराधार है। और इसी कड़ी में ये इन्फॉर्मेशन हमारी वीडियो थी, और जो असमंजस की स्थिति है उसको लेकर एक क्लैरिटी आए लोगों के मन में कि उनका गोत्र क्या है और गोत्र में परिवर्तन कैसे हुए, उस चीज़ को लेकर ये हमारा वीडियो था। और मैम फिर मैं आपका एक बार धन्यवाद कहूँगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमें समय दिया। जी, बहुत दिनों से आपकी डिमांड थी कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाया करती है, जो कि लोग मतलब बहुत उत्सुक तो रहते हैं पर इतनी लंबी वीडियो को पूरा देख नहीं पाते हैं। तो मुझे लगा कि बहुत शॉर्ट
टॉपिक को कवर किया जाए, और ये हमने प्रयास किया है। मुझे लगता है हम अपने प्रयास में सफल रहे हैं। धन्यवाद। अवश्य देखें, अब अपना 2 मिनट का समय निकालें, अपनी शंका का समाधान पाएं और इसको बहुत फॉरवर्ड करें। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए, जो उत्तराखंड में राणा हमारा जो उधम सिंह नगर में बसता है, वो ये जान ले कि उसका गोत्र क्या है। किसी को इसमें शर्मिंदगी की स्थिति सामना ना करना पड़े, ये इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त करें।